अस्सलाम वालेकुम। आज शेयर करने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल रेसिपीज़। 6 अलग अलग टाइप के दिवाली स्पेशल लड्डूज़ की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि हमेशा की तरह सिंपल और इजी है, जिससे कि हर कोई इन्हें इजीली ट्राई कर सके। तो इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए चना दाल। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चना दाल लिए हैं और अगर ग्राम के हिसाब से देखो तो ये 500 ग्राम है, आधा किलो। सेम प्याले से आधा प्याला मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। आप चाहो तो डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो और ज़्यादा घी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने सेम पहले से तगार ली है, यानी शक्कर का बूरा। आप चाहो तो इसकी जगह पे पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, सभी को पता होगा कि तगार या बूरा किसे कहते हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं उन्हें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि तगार मतलब पहले शक्कर को ही चाशनी बनाया जाता है, उसके बाद उसे कुछ देर कुक किया जाता है और फिर उसे क्रिस्टलाइज किया जाता है। फिर इस तरह से उसका टेक्स्चर होता है नमक की तरह और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है जब आप इसे शक्कर की जगह पे यूज़ करते हो किसी भी मिठाई में। बेसन के लड्डू में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और मिल्क पेड़ा में भी। आप इसकी जगह पे सेम क्वांटिटी में पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हो बेसन के लड्डू बनाने में। पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक लिया है ½ टी। सबसे पहले चना दाल को मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करें। इस तरह से चना दाल को ड्राई रोस्ट करने से इसको अच्छा फ्लेवर आता है और इसे पीसने में भी आसानी होती है। ड्राई रोस्ट करने के बाद जब चना दाल का कलर इस तरह से हो जाए, हल्का सा इस पे इस तरह से कलर आ जाए, तो फ्लेम को ऑफ कर दे और इसे किसी भी प्लेट में निकाल ले। इसे इस तरह से फैला दे और इसे कंप्लीटली ठंडा होने दे। और ठंडा होने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ग्राइंडिंग जार में डाले और इसे ग्राइंड करके ले। अब इसे ग्राइंड करके लेते हैं। एकदम स्मूथ नहीं करना है इसे ग्राइंड। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड किया है और आप देख सकते हैं, मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। एकदम स्मूथ नहीं बनाना है। स्मूथ बनाने से लड्डुओं का टेक्सचर एकदम स्मूथ हो जाता है। अब आप जब इस तरह से इसे मसले हाथ में लेके तो आपको बिल्कुल सूजी की तरह हाथ में लगना चाहिए। आप देख सकते हो इसमें दानेदार टेक्सचर दिख रहा है। यही टेक्सचर हमारे लड्डू में आएगा। जब आप इसे ग्राइंड कर लो उसके बाद आप इसे छू के देखो और छूने के बाद आपको लगना चाहिए कि आपने किसी फ्लोर में बेसन में आपने सूजी मिक्स की है। बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और बिल्कुल इसी तरह से सारा बेसन इस चना दाल से हमने तैयार करके लेना है। बेसन को चम्मच से चेक करें, इस पे हल्के से दाने दिखेंगे आपको। बिल्कुल इसी टेक्सचर का हमें बेसन चाहिए लड्डुओं के लिए। तो यहाँ पे बेसन तैयार है। चलते हैं आगे की प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड कर दीजिए 2-3 टेबलस्पून घी और बाकी घी हम ज़रूरत के हिसाब से बाद में इस्तेमाल करते जाएंगे। और अब ऐड कर दे इसमें तैयार किया हुआ बेसन। अब फ्लेम को एकदम मीडियम रखें क्योंकि बेसन बहुत ही आसानी से जल जाता है और इसे कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहें। इसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि बेसन जितना अच्छे से भून लोगे आप उतना ही अच्छे से इसमें अच्छी खुशबू आएगी। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने फिर से घी ऐड कर दिया है। इस तरह से घी डालते हुए हमने इसे भून लेना है। धीरे धीरे बेसन का कलर बदल जाएगा और इस तरह से बेसन दानेदार होता जाएगा। धीरे धीरे आएगा फ़र्क इसमें। फिर से मैं 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ इसमें और फिर से चम्मच चलाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम ही रखना है। यहाँ पे एक टिप दूंगी, यहाँ पे 2 टेबलस्पून आपने सादा सा पानी डालना है। इससे क्या होगा, बेसन का जो टेक्सचर है वो एकदम दानेदार होगा बाहर से। और साथ में ऐड कर देती हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून फिर से घी। घी का कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं, आप बीच बीच में डालते जाए, भूनते जाए। बस बहुत ज़्यादा इसे वेट नहीं करना है, गीला गीला सा बेसन नहीं करना है, उससे लड्डू एकदम मेल्ट हो जाते हैं बाद में, इसलिए ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए किस तरह से एकदम दानेदार बेसन हुआ है और इसका कलर भी बदल चुका है। किसी भी फ्लैट बर्तन में या प्लेट में या फिर इस तरह से परात में निकाल ले ताकि ये बेसन ठंडा हो जाए। और इस तरह से इसे फैला दे और ठंडा होने के बाद देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ किस तरह से एकदम परफेक्ट बना है। लेकिन इसमें हल्की हल्की सी गुठलियाँ है, हमने घी इस्तेमाल किया था ना। हाथों को अच्छे से साफ कर ले
और इस तरह से हाथों की मदद से इसकी सारी गुठलियां खत्म कर दे। तो यहाँ पे सारी गुठलियां मैंने खत्म कर ली है। घी की गुठलियां थी तो आराम से चली गई है। अब इसमें ऐड कर देते हैं इलायची पाउडर और नमक। फ्रेंड्स, अगर गुठलियां खत्म करने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप छन्नी में से छान के भी ले सकते हो। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तगार। अगर आप पाउडर शुगर यूज करो तो आप पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखें कि जब ये तगार या पाउडर शुगर आप इसमें ऐड करें बेसन में, तो ये बेसन हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छे से मिक्स कर दे और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। सारी चीजें अच्छे से इसमें मिला ले। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब जो घी बचा हुआ था वो इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन इससे बाइंडिंग नहीं आएगी। अगर इस तरह से बाइंडिंग ना आए तो हम इसमें एक्स्ट्रा घी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याली से कम थोड़ा सा घी लिया है। इसमें से हम 2-3 टेबलस्पून घी इसमें ऐड करेंगे। और घी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बाइंडिंग हो इतना ही हमने लेना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है और इसे मिला ले अच्छे से। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे लड्डुओं का मिक्सचर एकदम परफेक्ट हो गया है और इसमें अच्छी खासी बाइंडिंग आ सकती है। इसे और ज़्यादा गीला ना कर दे घी डाल के। देखिए इस तरह से होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गीला किया तो लड्डू नीचे से फ्लैट हो जाएंगे, जो कि परफेक्ट लड्डू नहीं होते। अब इसे एकदम अच्छे से टाइटली इस तरह से पकड़ के लड्डू बनाएं। बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाएंगे। तो ये हमारा पहला लड्डू बन चुका है और बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे लड्डू बनाने हैं। आप ये रेसिपी फॉलो करते हुए लड्डू बना के देखें, बिल्कुल भी 2 हफ्ते तक इसी तरह से लड्डू रहेंगे और इसके ऊपर एक दानेदार टेक्सचर भी आ चुका है। जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से लड्डू को बनाएं। ज़्यादा देर इससे हाथ की गर्मी ना लगाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने से ये लड्डू अपने अंदर का घी रिलीज करते हैं और जिससे बाहर से ये एकदम ऑयली से लगते हैं। अंदर की बाइंडिंग आपको दिखा सकूं, ये ना ज़्यादा अंदर से वेट हुए हैं और ना ज़्यादा ड्राई हुए हैं, जिससे कि लड्डू तोड़ते वक्त नीचे एकदम ड्राई होके गिर जाए मिक्सचर, और ना ही इनका शेप बिगड़ रहा है। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए आपने बेसन और शक्कर का रेशो ध्यान में रखना है, यानी बेसन और शक्कर को आपने सेम क्वांटिटी में लेना है। पर अगर आप ग्राम के हिसाब से ले रहे हो तभी, मान लो कि अगर आपने 100 ग्राम बेसन लिया है तो 100 ग्राम में आपने शुगर भी लेना है। लेकिन अगर आप मेरी तरह कप से ले रहे हो या पहले से ले रहे हो, मान लो कि अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो आधा कप भी आपने शुगर लेना है, क्योंकि बेसन वजन में हल्का और शक्कर वजन में भारी होती है। उसके अलावा येलो फूड कलर ले लिया है, उसके अलावा ग्रीन फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, ये तीनों कलर ऑप्शनल है। आप चाहो तो हल्दी पाउडर या बिना कलर की भी बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नींबू लिया है, इससे 2-3 कतरे यूज कर सकते हो अगर आपको सॉफ्ट लड्डू पसंद है। मैं यूज नहीं करने वाली हूँ। ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून और उसके अलावा यहाँ पे नमक लिया है 3 चुटकी। मीठी चीज में नमक टेस्ट को बढ़ाता है। और यहाँ पे कुकिंग सोडा लिया है 1 चुटकी, इससे ज्यादा सोडा नहीं लेना है। शुगर लिया है 1 कप यानी बेसन का आधा। और यहाँ पे मगज सीड लिए यानी कि वाटरमेलन सीड, ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहो तो इस्तेमाल करें, चाहो तो ना करें। मैं हलवाई स्टाइल बना रही हूँ, वो लोग ऐड करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। इलायची पाउडर 1 टीस्पून लिया है। तो चले अब बूंदी का परफेक्ट बैटर तैयार करते हैं। एक बोल में ले ले बेसन, बेसन को छान के ले ले ताकि इसमें गुठलियां ना रहे। अब यहाँ पे जिस कप से मैंने बेसन लिया था, जिस प्याले से, उसी में 2 फूल भर के मैंने पानी लिया है ताकि आपको मैं अंदाजे का हिसाब बता सकूं। तो यहाँ पे स्टार्ट में आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने, लम्स ना बने, और फिर एकदम इसका बैटर तैयार करना है। अभी भी इसे पानी की जरूरत है, बैटर पतला ना बने, इसलिए मैं बीच में ही यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से बैटर फ्लफी सा बनता है और बूंदी गोल बनने में आसानी होती है। तो यहाँ पे नमक और सोडा भी डाल देती हूँ। नमक और सोडा आप तभी डालें जब आप बूंदी बनाने लगो, क्योंकि नमक और सोडे से बैटर पतला होता है। तो ऐन वक्त पे ही आपने ये चीज डालनी है। तो यहाँ पे पानी का हिसाब बताती हूँ। यहाँ पे 2 प्याला पानी लिया था, 1 प्याला तो हमने यहाँ पे यूज किया और दूसरे प्याले से 2-3 टेबलस्पून ही यूज हुआ है। तो अब आपको पानी का अंदाजा लग गया होगा। अब बैटर की कंसिस्टेंसी भी देख ले। जब बैटर इस तरह से पोर करे तो एक धार होके गिरना चाहिए, ताकि बूंदी झटझट से झारे से नीचे गिरे। अगर ठीक है तो थोड़ा सा पानी डाले। अब फ्रेंड्स, लड्डुओं को हलवाई स्टाइल लुक देने के लिए मैं यहाँ पे 2 टीस्पून बैटर निकाल के कलर में मिक्स कर रही हूँ।
इसी तरह से ग्रीन कलर में भी मिक्स करेंगे। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। येलो फूड कलर बाकी के बैटर में डाल देते हैं। आप यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी देखते रहें। इस तरह से बैटर बना तो परफेक्ट बूंदी बन जाएगी। तो चले फ्रेंड्स, अब ऑयल का टेम्परेचर दिखा देती हूँ। ऑयल जब हॉट हो जाए तो हाथ रख के देखिए, अगर आपको गर्म महसूस हो तो थोड़ा सा बैटर डालें। अगर इस तरह से बूंदी कुछ देर नीचे बैठे और ऊपर आए तो ये परफेक्ट टेम्परेचर नहीं है, इससे बूंदी चपटी बनती है। जब ऑयल थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो थोड़ा और बैटर डाल के देखिए झट से ऊपर आ रही है। तो यही टेम्परेचर परफेक्ट है बूंदी बनाने के लिए, गोल गोल बूंदी के लिए। फ्लेम को हाई रखें। अब लैडल में थोड़ा सा बैटर ले ले और झारे के ऊपर इस तरह से डालते जाए। यहाँ पे झारे को ऑयल के एकदम पास में ना पकड़े, थोड़ा सा दूरी पे पकड़े। जब बूंदी इस तरह से बने तो फ्लेम को थोड़े सेकंड के लिए मीडियम कर दे और इसे लाल होने से पहले निकाल दे। बिल्कुल इसी तरह से बूंदी बनती है और इसे अब किचन पेपर टॉवल पे निकाल दें। और नेक्स्ट टाइम जब आप बूंदी बनाने लगो तो झारे को क्लीन कर ले और फिर बैटर को इस तरह से डालें। तो मैंने आपको स्लो करके भी दिखाया ताकि आपको समझ में आए। इस वे से बैटर को झारे पे डालने से बूंदियां एक के ऊपर एक नहीं गिरती, वरना ये चिपक जाएंगे एक को एक। इसीलिए अलग अलग बूंदियां गिरने के लिए इस तरह से बैटर डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी गोल गोल बूंदियां बनके तैयार हो चुकी हैं। अगर आपके पास इस तरह से कोई प्लेट है जाली वाली या कद्दूकस है तो उस पर भी आप बना सकते हो। बस बैटर को इस तरह से डालें जैसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। एक के ऊपर एक ना डालें, इस तरह से फैला के डालें। इससे बूंदियां एक के ऊपर एक नहीं गिरती, अलग अलग तरफ बूंदियां गिर जाती है। बस ऐसी अगर कोई प्लेट यूज करे हो तो थोड़ा सा केयर करें, क्योंकि ऑयल ऊपर उड़ सकता है, हाथ पे उड़ सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुली काम करें। हल्की सी बूंदी फ्राई हो जाए तो इसे निकालें और बिल्कुल इसी तरह से सारी बूंदियां हमें फ्राई करके निकाल लेनी है। और बिल्कुल इसी तरह से कलर की बूंदी भी तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बूंदी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस दो चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे मैंने बैटर के लिए पानी इस्तेमाल करने बोला उसी तरह से करें। उसके बाद दूसरी चीज़, जब आप फ्राई करने लगो तो हाई फ्लेम रखें। जब आप बैटर डाल रहे हो उसी वक्त हाई फ्लेम रखना है। उसके बाद बैटर डाल के हो जाए आपका तो उसके बाद फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दे ताकि बूंदी हल्की सी अंदर तक सीख जाए, कच्ची ना रहे। लेकिन कलर डार्क होने से पहले उन्हें बाहर निकाल लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से सारी बूंदी तैयार करनी है। तो ये हमारी कलरफुल बूंदियां बनके तैयार हो चुकी हैं। अगर आप खारी बूंदी बनाना चाहते हो तो उसे हल्का सा ज़्यादा सेंक दे। और हम बूंदी या फिर बूंदी के लड्डू बना रहे तो इसी तरह से हल्की सी बूंदी को फ्राई किया जाता है। तो ये हमारी परफेक्ट बूंदियां तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखाती हूँ। परफेक्ट बूंदी अगर बन चुकी है तो उसको आप इस तरह से चेक करें, बूंदी को इस तरह से तोड़े और देखिए इसमें एरिएशन बनी होगी। अगर इस तरह से एरिएशन बनी होगी तभी ये अपने अंदर चाशनी को, शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो चले फ्रेंड्स, चाशनी बनाते हैं शुगर सिरप। तो एक पैन में ऐड कर दीजिए शुगर और 1 कप शुगर के लिए 1.5 कप पानी ऐड करना है, यानी 1.5 कप। और इसे डिसॉल्व होने दें। जब शुगर सिरप अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और इसमें हल्का सा चिपचिपापन आ जाए, बिल्कुल हल्का सा चिपचिपापन चाहिए, तो हमारी कलरफुल बूंदियां इसमें डाल दें। और सारी बूंदियां डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दे और इस मीडियम फ्लेम पे बूंदियों को अच्छे से कुक होने दे। इसमें क्या होगा कि बूंदियां सारी इस शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि आप नींबू के ड्रॉप्स भी डाल सकते हो। अगर डालना चाहते हो तो जब हमने शुगर सिरप बनाते वक्त पानी डाला था तभी ही डालें। उससे क्या होगा, शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी और लड्डू बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे साबूदाना कुक होने के बाद होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अगर आपको हलवाई स्टाइल लड्डू चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी नींबू की जूस डालना। मैंने तो नहीं डाला है यहाँ पे। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और लीड रखते हैं 10 मिनट के लिए। बिल्कुल 10 मिनट के बाद लीड खोल दे। पहले से ज्यादा खिली हुई आपको बूंदी मिलेगी, लेकिन अभी भी ये गर्म है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बस इस तरह से चम्मच चलाते रहे, ये खिलती जाएगी, एकदम ड्राई होती जाएगी। अब यहाँ पे डाल देते हैं मगज के सीड्स, या फिर अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट डालना है तो डाल सकते हो, और इलायची पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स करें। तो देखिए हमारी बूंदी ने, एक एक बूंदी ने किस तरह से शुगर सिरप को, चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एकदम हमारी बूंदी तैयार है। मैं आपको एक बूंदी सामने से दिखाती हूँ। इसने किस तरह से चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब लड्डू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हाथों को अच्छे से साफ कर ले, तेल या घी थोड़ा सा इस तरह से हाथों पे लगा ले। और अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, चम्मच से स्पैचुला से थोड़े से बूंदियों को इस तरह से क्रश करें। इससे बाइंडिंग भी अच्छी आएगी और जब आप लड्डू तोड़ो तो बीच में आपको बहुत ही अच्छा बाइंड दिखेगा उसमें, जैसे मार्केट में लड्डू आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। सारी बूंदियों को नहीं करना है, हल्का सा करना है। और उसके बाद फिर अपने पसंद के हिसाब से इसके बड़े या छोटे लड्डू आप बना ले। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट बूंदी का लड्डू बनके हमारा तैयार है और इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आई है। बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे लड्डुओं को तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, आप जब लड्डू बनाने लगो तो ये मिक्सचर हल्का सा गर्म होना चाहिए, तभी आपके लड्डू को अच्छी बाइंडिंग आएगी और आसानी से सारे लड्डू आप बना सकते हो। और अगर आप नींबू के जूस डाल के लड्डू बनाओगे तो वो शुगर सिरप उसमें क्रिस्टलाइज नहीं होगी, गीले गीले लड्डू बनेंगे और बहुत टाइम तक वैसे ही रहेंगे और आपको उन्हें स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा। लेकिन बिना नींबू के बनाओगे तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल और थोड़े से ड्राई बनेंगे, जिससे आप 1 से 2 हफ्ते के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन बूंदी के लड्डुओं को बनाने के लिए जितनी छोटी मोटी टिप्स थी मैंने सब ही बता दी हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब एक लड्डू आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए इसको कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है अंदर से और बहुत ही ज़्यादा यमी हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रेसिपी का परफेक्ट सही रेशो बताती हूँ। हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के फ्रेश कोकोनट और इसके लिए हमें चाहिए 1 कंडेंस मिल्क जो होना चाहिए 400 ग्राम का। किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, लेकिन 400 ग्राम का होना चाहिए, जिसके लिए हमें 3 मीडियम साइज़ के कोकोनट चाहिए। मुझे यहाँ पे मीडियम साइज़ से छोटे मिले थे तो मैंने 4 ले लिए। आप भी ऐसे ही कर सकते हो। ये है डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखा नारियल का बूरा, ये अंदाज़न ले लेना है। और यहाँ पे है हेज़लनट, जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि हेज़लनट भी एक किस्म का ड्राई फ्रूट है। या आपको किसी भी ग्रोसरी मार्केट या किसी भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये अक्सर हम चॉकलेट वगैरह में देखते हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो ले ले, आप चाहो तो बिना हेज़लनट के भी बना सकते हैं। यहाँ पे कोकोनट को ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे एक बात बताऊंगी, जो वाइट पोर्शन है वही लेना है, क्योंकि ये है वाइट लड्डू, इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है वो ग्रेट करके आप किसी और डिश में यूज़ करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी डीप कढ़ाई ले ले इस तरह से। इसमें 2 टेबलस्पून फुल आपने घी यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है, आप डालडा या कोई और घी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है, इसमें हम ऐड कर देंगे नारियल। अभी फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। पूरी प्रोसेस होने तक, पूरे लड्डू बनने तक हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, वरना ये जल सकता है। सारा कोकोनट इसमें ऐड करते ही इसे अच्छे से घी में मिक्स करेंगे। हमने इस कोकोनट को तब तक इसमें कुक करना है जब तक कि इसमें मौजूद कोकोनट मिल्क पूरी तरह से खुश्क ना हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए जब हम कोकोनट को इस तरह से प्रेस करते हैं तो इसमें से खूब सारा दूध निकलता है, कोकोनट मिल्क निकलता है। इससे पूरी तरह से खुश्क होने तक हम कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखें। मैं स्पैचुला से इसे प्रेस करी हूँ तो इसमें से दूध दिख रहा होगा आपको, कोकोनट मिल्क। तो इसे ड्राई करना है हमने। कुछ देर इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद फिर से मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इसे फिर से प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें से कोकोनट मिल्क भी निकल रहा है और थोड़ा सा ऑयल भी है। इसका मतलब थोड़ा खुश्क हो चुका है, लेकिन थोड़ा अभी बाकी है। फिर से कुक करेंगे। मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी कोकोनट में ज़्यादा मिल्क होता है तो किसी में कम। तो कंटिन्यू कुक करना है जब तक ये रिज़ल्ट ना मिले। देखिए स्पैचुला पे अभी इस पर ऑयल लग रहा है, बिल्कुल भी दूध नहीं है, कोकोनट मिल्क नहीं है। इसका मतलब ये पूरी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच इलायची पाउडर और कंडेंस मिल्क का 1 कैन पूरा इसमें ऐड कर देना है। अब कंडेंस मिल्क ऐड कर देने के बाद इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को अभी भी हम मीडियम ही रखेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अभी तो ये थिक लग रहा है, लेकिन जैसे आप कुक करते जाओगे तो ये कंडेंस मिल्क थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ तो कढ़ाई की ओर फिर से उसी तरह से मिल्क दिख रहा है, कंडेंस मिल्क। तो इसे हमने खुश्क करना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक करते जाना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये कोकोनट जो है कंडेंस मिल्क को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसे कुक करते जाएंगे। अभी देखिए मैं इसे स्पैचुला से इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। नीचे कितना सारा कंडेंस मिल्क है, इसे हमने खुश्क करना है पूरी तरह से। अभी हमने आगे जाकर कोई भी इसमें चीज़ ऐड नहीं करनी है, बस इसे कुक करना है।
धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें चेंजेस आते जाएंगे, धीरे धीरे ये ड्राई होगा और कढ़ाई को छोड़ दे जाएगा। जिस तरह से हलवा कढ़ाई को छोड़ता है, तो इसे चम्मच चलाना है। जैसे ये ड्राई होता जाएगा तो आपने इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे लग सकता है। सारी प्रोसीजर मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। कभी कभी कोकोनट छोटे होते हैं तो उसमें जूसेस ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं तो जूसेस कम होते हैं, लेकिन छोटे कोकोनट से लड्डू ज़्यादा टेस्ट में अच्छे बनते हैं। कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया और अब देखिए मैं जब इसे स्पैचुला से प्रेस कर रही हूँ तो पहले जैसे दूध दिख रहा था अब ऑयल घी दिख रहा है। ये इसका फर्स्ट साइन है। दूसरा साइन स्पैचुला पे भी ऑयल घी दिखेगा। तो अब एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जब कढ़ाई के ओर से स्पैचुला को इस तरह से मैं घुमाती हूँ तो इसके ऊपर भी ऑयल घी लग जाता है, खूब सारा ऑयल घी। ये इसका तीसरा साइन है। इस तरह से जब घी हाथों पे लगे इसका मतलब है कि ये मिक्सचर अब तैयार हो चुका है। लेकिन एक बार ये मिक्सचर प्लेट पे बाहर निकालने से पहले थोड़ा सा मिक्सचर प्लेट में निकाल ले। जो बिगिनर्स है वो ये चीज़ करके देख ले और थोड़ा सा हल्का ठंडा होने दे उसे। ठंडा होने के बाद आप इससे लड्डू बना के देखें। बहुत ही आराम से इसका लड्डू बन जाता है और बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आ जाती है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और जब आप इस लड्डू को बनाने के बाद तोड़ के देखते हो तो अंदर से भी आप देख सकते हो कितना अच्छा बाइंड इसको मिला है। तो अब तुरंत से फ्लेम को ऑफ करना है, वरना ये नीचे लग सकता है। वैसे प्लेट में निकाल ले। हल्का सा इसे हमने ठंडा करना है। गरम गरम मिक्सचर से आप बना भी नहीं पाओगे और लड्डू टूट सकते हैं, तो थोड़ा सा इसे हल्का ठंडा होने दे। जब तक ये ठंडा होता है, अगर आप कोई ड्राई फ्रूट या हेज़लनट यूज़ कर रहे हो तो एक पैन में हेज़लनट डालेंगे या कोई भी ड्राई फ्रूट, हल्का सा घी डालेंगे ऊपर से। घी डालने से ये अच्छे से हर तरफ से रोस्ट होंगे और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इस तरह से कलर आने तक इन्हें रोस्ट करें और ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लें। तो यहाँ देखिए ये मिक्सचर हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। हाथों को साफ करें, घी या ऑयल लगा ले और डेजिकेटेड कोकोनट जो सूखा नारियल का बूरा है इसे भी फ्लैट प्लेट पे निकाल के पास में रख ले। हेज़लनट ठंडे हो चुके हैं, इसे भी पास में रखें और नींबू के साइज़ का यहाँ पे मिक्सचर लेंगे। इसमें बीच में हेज़लनट डालेंगे और इसे लड्डू का शेप देंगे। बहुत ही आसानी से इसे लड्डू का शेप आ जाता है। तो ये देखिए लड्डू बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से 1 बाइट लड्डू होता है, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, इतनी ही साइज़ रखनी है, बहुत अच्छा दिखता है। और बाहर से इसे कोट करना है डेजिकेटेड कोकोनट से। इस तरह से कोट करने से दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा एक वाइट लड्डू बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी सारे लड्डू भी बनाएंगे। अगर आपके सारे लड्डू एक शेप में ना आते हो तो आप कोई स्कूप, कोई चम्मच की हेल्प से उतना ही मिक्सचर लेके सारे लड्डू एक शेप में बनाएं। बिल्कुल नींबू के साइज़ के बनाने हैं। वीडियो के एंड में मैं एक और टिप बताने वाली हूँ सारे लड्डू बनने के बाद, जिससे कि लड्डू का टेक्सचर मेंटेन रहता है, उनका शेप बिगड़ता नहीं है। तो ये देखिए इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार करने हैं। अगर रेसिपी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारे सारे वाइट लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। अगर हम हेज़लनट का यूज़ करते हैं तो हमारे 30 से 35 लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। बिना हेज़लनट या बिना किसी ड्राई फ्रूट के इस्तेमाल के ये 25 से 30 बन जाते हैं। और साइज़ पे भी डिपेंड करता है आप कितने साइज़ में बना रहे हो। अब इन लड्डुओं की खूबसूरती और बढ़ाने के लिए, इन्हें और स्पेशल बनाने के लिए मैं इन्हें पेपर कप में डाल के इस तरह से डेकोरेट करती हूँ। आप इन्हें अपने तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। कभी कभी मैं इन्हें बिना पेपर कप के, बिना हेज़लनट के भी बना लेती हूँ। मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में एक टिप बताऊंगी। अब ये लड्डू सारे बनने के बाद आप किसी भी कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं। किसी भी डिब्बे में डालें और उसे कवर करके फ्रिज में रखें आधे घंटे के लिए सर्व करने से पहले। या फिर अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रखें, लेकिन याद से निकाल लें वक्त पे। तो इससे क्या होता है कि इन लड्डू का शेप मेंटेन रहता है और ये बाहर से बहुत अच्छा इनको टेक्सचर आता है। तो ये एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से ये कितना यमी लग रहा है। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। 1 बाइट लड्डू है। जब आप इसे खाते हो तो बाहर से सॉफ्ट और अंदर से फ्राइड हेज़लनट का क्रंच। बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा यमी होगा ये। तो इस दिवाली में आप इसे ज़रूर ट्राई करें।
तो यहाँ पे मैंने ग्रेटेड कोकोनट ले लिया है। ये ग्राम के हिसाब से 250 ग्राम है। ये ड्राई वाला है। इस तरह से जो ड्राई वाला कोकोनट आता है, इस तरह की ग्रेटर पे मैंने इसे ग्रेट करके ले लिया है। आप ड्राई की जगह पे फ्रेश कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके ले सकते हो। दोनों में ही ये लड्डू अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल के लिए साइड में रख लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ले लेंगे और इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनमें मौजूद कच्चापन जल्दी ख़त्म हो जाए और इन्हें रोस्टेड फ्लेवर आ जाए। आप यहाँ पे पॉपी सीड्स यानी खसखस का भी यूज़ कर सकते हो तिल की जगह पे। तो इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है। जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो अब इन्हें बाहर निकाल लेना है। मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ सारी चीज़ों का, ताकि लड्डू को अच्छी बाइंडिंग आ जाए। तो इसे साइड में रख लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून घी। आप यहाँ पे डालडा का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है। जैसे घी मेल्ट हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, धुआंधार घी नहीं करना है, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे मिक्स ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने बादाम, काजू और पिस्ता ले लिया है। आप अखरोट या अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बस इनका वेट 100 ग्राम होना चाहिए। तो अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है घी में, जब तक कि इनका कलर इस तरह से बदल ना जाए। तो सारे ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। तो बाहर निकालने के बाद इन्हें कंप्लीट ठंडा होने देते हैं। अब सेम घी में हम ऐड कर देंगे 100 ग्राम पीनट्स यानी मूंगफलियाँ। इनका भी वेट ड्राई फ्रूट जितना ही यानी 100 ग्राम ही होना चाहिए। तो अच्छे से इन्हें फ्राई करेंगे। इनमें काफ़ी हद तक कच्चापन होता है, तो बहुत अच्छे से फ्राई करें। अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे और क्रैक्स हो जाएंगे, तब तक आप इन्हें फ्राई करते जाएं। तो ये मूंगफलियों में क्रैक्स पड़ चुके हैं और कलर भी अच्छा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। घी अच्छे से इनमें से निकाल के पीनट्स को बाहर निकालेंगे और इन्हें ठंडा होने देते हैं। ड्राई फ्रूट्स और मूंगफलियाँ एक बार ठंडे हो गए तो इनका क्या करना है हम बाद में देख लेते हैं। अब बिना एक्स्ट्रा घी ऐड करे इसमें हम नेक्स्ट ऐड कर देंगे ग्रेटेड कोकोनट। अब इस ग्रेटेड कोकोनट का हल्का सा कलर चेंज होने तक, इस पे हल्का कलर आ जाएगा गोल्डन, तब तक हम इसे इसमें रोस्ट करेंगे। आप चाहो तो बिना रोस्ट करे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राई है। लेकिन अगर आप फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रहे हो, अगर आप ड्राई कोकोनट ना यूज़ करना चाहो, फ्रेश कोकोनट यूज़ करना चाहते हो, तो इस तरह से मार्क आने तक ज़रूर से आप उसे रोस्ट करें, ताकि आपके लड्डू को अच्छी बाइंडिंग आ जाए। तो अब इसे मैंने रोस्ट कर लिया, जिससे कि लड्डू को बहुत अच्छी रोस्टेड खुशबू आ जाएगी। तो इसे बाहर निकालेंगे और कढ़ाई को अब क्लीन करना है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे जैगरी यानी गुड़। ये भी है 250 ग्राम, यानी जितना कोकोनट उतना ही गुड़ लेना है। थोड़ा सा हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पे अब गुड़ को धीरे धीरे मेल्ट होने देते हैं। हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम रखना है, वरना गुड़ जल जाएगा। तो अब इसे मेल्ट होने देते हैं। जब तक ये मेल्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा अलग से घी डाल दिया थोड़ा सा, और इसमें 1 टेबलस्पून किशमिश डाल देंगे। मैं किशमिश को फ्राई करना भूल गई थी। आप जब ड्राई फ्रूट फ्राई कर लो, उसी वक्त आप ड्राई फ्रूट के बाद इसे अलग से फ्राई कर लेना। अब ये अच्छे से पफ्ड अप हो चुके हैं, तो इन्हें बाहर निकाल के फिलहाल के लिए साइड में रख लेते हैं। अब नेक्स्ट एक मिक्सी जार में हम ऐड कर देंगे हमारे फ्राइड पीनट्स यानी मूंगफलियाँ। सारे के सारे हमने मिक्सी जार में डाल देने हैं। और जो हमने मिक्स ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे, उसमें से थोड़े से इसमें अंदाज़न ऐड कर देने हैं। आप अंदाज़न इसमें थोड़े से डाल सकते हो। अब इन पीनट्स और ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से पीस लेंगे, बहुत ही बारीक। और बचे हुए ड्राई फ्रूट्स है, इन्हें हम बारीक चॉप कर लेंगे अपनी चॉइस के हिसाब से। तो इसे पीसने के बाद ये इसकी जो पाउडर होती है एकदम चिपचिपी सी बनती है, जिससे कि क्योंकि हमने इसे ड्राई घी में फ्राई किया है, लेकिन ये बाइंडिंग में बहुत हेल्प करती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चिपचिपी है। टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी पाउडर बनी है और बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी इनसे लड्डुओं को। तो इस पाउडर को अब हम फ़िलहाल के लिए साइड में रख लेते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स थे इन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है कुछ इस तरह से। इसे आप स्लाइसेस में भी यानी बहुत ही पतला भी कट कर सकते हो, इस तरह से मोटा मोटा भी कट कर सकते हो। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की पाउडर, सफ़ेद तिल रोस्ट किए हुए, और ये ड्राई फ्रूट है चॉप किए हुए, कोकोनट है फ्राई किया हुआ, और रेजिन्स यानी किशमिश है। तो गुड़ देखते हैं, यहाँ पे गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। लेकिन गुड़ को हमें कितना मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, वरना लड्डू हमारे हार्ड बन जाएंगे। जब आप देखो कि इस तरह से इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा आपने रुक जाना है। पूरे कढ़ाई में बबल्स आने चाहिए कुछ इस तरह से। जब इस तरह से आप देखो तो गैस को ऑफ कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए इसमें कोकोनट ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ, और नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट की पाउडर जो हमने तैयार कर रखी है। सारी 1 बाय 1 सारी चीज़ें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें। नेक्स्ट हम इसमें किशमिश डाल देंगे।
इसमें ये सारी चीज़ें सही मेज़रमेंट के साथ हैं। सफ़ेद तिल, रोस्ट किए हुए, इलायची पाउडर अगर आप चाहो तो हाफ़ टी स्पून डाल दें। और अब गैस को ऑन कर देना है, लेकिन बहुत ही लो फ्लेम रखना है और मिक्स करते जाना। जस्ट हमें इसे मिक्स करना है। सारी चीज़ें हमारी फ्राइड है। जब भी ये सारी चीज़ें आप गुड़ में डालने लगो वन बाय वन, तभी आपने गैस को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि गुड़ परफेक्टली हो चुका था, लड्डू हार्ड ना हो, इसलिए गैस को ऑफ़ कर दें। अगर हमने बहुत ज़्यादा कुक किया तो ये लड्डू हार्ड हो जाते। तो अब गैस को ऑफ़ कर देना है बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद, और इसे एक फ्लैट प्लेट पे निकाल देंगे कुछ इस तरह से। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे, जितना कि हम इसे छू सके। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुड़ वाले जितने भी आप लड्डू बनाते हो, अगर पूरा कंप्लीट ठंडा हो गया तो ये आप लड्डू बना नहीं पाओगे। तो हल्का सा ये ठंडा हो जाए तो हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे, क्योंकि ये मिक्सचर हाथों को चिपक जाता है। तो थोड़ा सा घी लगा के अपने चॉइस के हिसाब से बड़े या छोटे कुछ इस तरह से लड्डू बनाते जाए। आप देख सकते हैं कितनी ईजीली इसमें बाइंडिंग आ रही है। सारे मेज़रमेंट मैंने एकदम सही सही बताए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत पड़ी है उनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। अगर कभी ऐसा हो कि ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है और लड्डू नहीं बन पा रहे, तो आप थोड़ा सा इसे गर्म कर ले, मिक्सचर को गर्म कर ले, उसके बाद फिर हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इनके लड्डू बना लें। तो बिल्कुल इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, और इतने मिक्सचर में आप अंदाज़न 20 से 22 लड्डू तैयार कर सकते हो। तो एक बार आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पे लिया है बारीक रवा 2 कप, यानी कि 500 ग्राम रवा लिया हुआ है। कुछ इस तरह से बारीक रवा लेने की कोशिश करें, वरना आप नॉर्मल रवे को थोड़ा सा हल्का ग्राइंड करके ले लें ग्राइंडर में। ताज़ा नारियल 1 कप, पाउडर शुगर 1 कप, देसी घी 80 ग्राम, बॉयल मिल्क, ये दूध हमें गर्म करके लेना है, ये 125 ml है, यानी कि आधा कप। कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, किशमिश और बादाम मैंने लिए हैं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी ऐड करके ड्राई फ्रूट्स को हल्का रोस्ट करके ले लें। इसे बहुत ज़्यादा लाल ना करें। फिर ऐड कर दे रवा। हमें रवे को तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इससे सिर्फ कच्चापन न चला जाए। ध्यान रखें इसे लाल ना करें। तो रवा हमारा अच्छे से भून चुका है। एक बार इसे हम चेक करते हैं। ये एकदम कड़क हो चुका है। देखिए आप, इस तरह से कलर होना चाहिए कुछ। इससे एक बार खुशबू भी लेके देखिए। अगर कच्चापन ना हो तो फिर ऐड कर दे नारियल। एक बार और नारियल को अच्छे से इसमें मिक्स कर दे। इसे मिक्स करने के बाद इलायची पाउडर, नमक ऐड कर दे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दे। अब फ्लेम को ऑफ कर दे और थोड़ी देर चम्मच चलाते जाए। फिर इसे किसी फ्लैट बर्तन में इस तरह से ट्रांसफ़र कर दे। थोड़ा ठंडा होने दे और फिर पाउडर शुगर ऐड करके दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर दे जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने मिल्क लिया है 125 ग्राम, उसे बहुत ही अच्छे से गर्म कर ले और थोड़ा थोड़ा करके डाल दी जाए। फिर दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर दे। पूरे रवे में अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा मिल्क ऐड कर दिया है। अब 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ दे। 10-15 मिनट के बाद सूजी ने मिल्क एब्जॉर्ब कर लिया है। लड्डू बनाने की कोशिश करें, बहुत ही आराम से लड्डू बन जाते हैं। तो बहुत आराम से ये लड्डू बन चुका है। सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं कुछ इस तरह से, ताकि दिखने में भी अच्छे लगे। तो ये लड्डू तैयार हैं। ये लड्डू दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून घी। आप डालडा या देसी घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बादाम, कुछ यहाँ पे पिस्ता ले लिए हैं और कुछ काजू ले लिए हैं। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं यहाँ पे। इन्हें कलर चेंज होने तक और अच्छी खुशबू आने तक फ्राई करना है।
जैसे इन पे इस तरह से कलर आ जाए तो इन्हें बाहर निकालना है, और जैसे ये ठंडे हो जाए तो इसकी ग्राइंडिंग जार में दरदरी सी हम पाउडर बनाएंगे। तो इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ किशमिश फ्राई कर रही हूँ, अगर आपको पसंद हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हें निकाल के बाहर रखना है, बाकी ड्राई फ्रूट से अलग रखेंगे। अब सेम पैन में बिना एक्स्ट्रा घी ऐड करे इसमें हम ऐड कर देंगे 1 प्याली यानी 150 ग्राम सूजी। और सूजी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करे बगैर हम इसको रोस्ट करेंगे। इसमें बस इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो ये कुछ इस तरह से खिली खिली हो जाएगी और एकदम करक करक सी कुरकुरी सी हो जाएगी। तो इसे बाहर निकालें और इसे भी साइड में रख दें। और फिर पैन को क्लीन करके फिर 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दें और इसमें 1 प्याली मावा ऐड करें, यानी ये भी 150 ग्राम होना चाहिए। जितना सूजी उतना ही मावा। मावा को सिर्फ इसमें हमने मेल्ट करना है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाए कुछ इस तरह से तो गैस से इसे नीचे उतारें, इसे कुछ देर ठंडा होने दें। अभी ये हल्का गर्म ही है तो इसमें ऐड कर दें रोस्टेड सूजी, भुनी हुई सूजी, और आधी प्याली डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखा नारियल का बूरा। और ये है ड्राई फ्रूट की पाउडर, जो वीडियो के स्टार्ट में हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उसी की दरदरी सी पाउडर है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करें। और ये फ्राई किए हुए किशमिश, इन्हें भी डाल देते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को पहले चम्मच से मिक्स करें, और अगर हो सके तो हाथों को अच्छे से क्लीन करें और हाथों से ही इसको मिक्स करें। सारी चीज़ें मावा में अच्छे से मिलनी चाहिए। एक बार सारी चीज़ें मावे में मिक्स हो गई तो अब हमने इसमें ऐड कर देनी है आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर शुगर। मेरे पास तगार पड़ी हुई थी जिसे हम शक्कर का बूरा कहते हैं, तो मैं इसी को ऐड कर रही हूँ। आप पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। 2-3 चुटकी नमक और आधी चाय की चम्मच इलायची पाउडर। इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करना है। पाउडर शुगर को हमने पहले नहीं मिक्स किया क्योंकि मावा गर्म था तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून घी। अगर आप डालडा यूज़ करें तो उसे मेल्ट करके इस्तेमाल करें और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। इस तरह से बाद में घी ऐड करने से लड्डू सूखे नहीं बनेंगे और अच्छी खुशबू आएगी। अब इसे टाइटली इस तरह से लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सूजी मावा लड्डू बनके तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे लड्डू तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सूजी मावा लड्डू बनके तैयार है। अब मैं एक लड्डू तोड़ के आपको इसके अंदर की बाइंडिंग दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बाइंड हुए हैं और बिल्कुल भी ड्राई से नहीं हुए हैं और एकदम मुंह में घुल जाने वाला टेस्ट होता है इनका। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल ना जाना। मैं इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।